मैं आपको डिस्काउंट करवा रहा हूँ जो जनरल एंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख लो, नोट्स में लिखना ये सारी चीज़ें, और कोशिश करना कि इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो ताकि जब जब डिस्काउंट आए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि डिस्काउंट अगर अच्छे से समझ लिया तो आपकी जनरल एंट्री 90% ख़त्म हो जाएगी, कंफर्म है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। डिस्काउंट, अरे भैया ये आजकल डिस्काउंट दो तरह की होती है। डिस्काउंट का मतलब होता है रिबेट, रिबेट का मतलब होता है छूट देना। ठीक है, आपका प्रोडक्ट की जितनी वैल्यू है उससे कम पे बेचना, उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। ये बात आपको सबको पता होगा, इतनी जानकारी सब रखते हैं। डिस्काउंट दो तरह की होती है, एक होती है ट्रेड डिस्काउंट, एक होती है ट्रेड डिस्काउंट, और एक होती है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट समझेंगे, फिर हम कैश डिस्काउंट समझेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि आप अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए अपने गुड्स की वैल्यू को ही डिक्रीज कर देते हो। क्या कर देते हो? अपने गुड्स की वैल्यू को ही डिक्रीज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका गुड्स है 1000 रुपये का, आपने कहा कि मैं इसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, तो 1000 रुपये का 10% कितना हुआ? 100 रुपये। तो आपने इसमें से क्या कर दिए? 100 रुपये माइनस कर दिए, तो आपके गुड्स की वैल्यू कितनी बची? 900 रुपये। समझ में आया बात? तो याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट की वजह से आपकी गुड्स की वैल्यू ही क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो आप लोग जो परचेज की एंट्री करते थे या सेल की एंट्री करते थे, परचेज की एंट्री क्या करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपको गुड्स की वैल्यू 1000 रुपये दे रखी हो और ट्रेड डिस्काउंट 100 रुपये हो, तो अब आप गुड्स की वैल्यू कितनी लिखोगे? 900 रुपये। तो अब आप जनरल एंट्री पूरी की पूरी क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर उधार होगा तो बंदे का नाम, 900 रुपये। तो लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, जी ये वाला लिख लो। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट के दो टाइप लिख लो, पहले ट्रेड और कैश, फिर बस थ्योरी लिख लो। ये सब मत लिखो, ये बहुत बार होना है। डिस्काउंट दो तरह की, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को एक्सप्लेन कीजिए। ट्रेड डिस्काउंट is allow on the time of sale। मैंने आपको एक एमसीक्यू दिया था, आपको कि सेल के टाइम पे कौन सी डिस्काउंट दी जाती है? ट्रेड डिस्काउंट ऑन द टाइम ऑफ सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड पॉइंट लिख लेना। चलो इसको ये पॉइंट वाइज लिख लो, ये पहला है, ये सेकंड लिख लो। ट्रेड डिस्काउंट reduce the value of goods। सर आप इसको बड़ा फोकस कर रहे हो। हाँ, गुड्स की वैल्यू को सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट कम करता है, कैश डिस्काउंट नहीं, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट। ये समझ में कब आएगा? जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मैं ये बार बार लिखवा रहा था कि ये ट्रेड डिस्काउंट आपकी गुड्स की वैल्यू क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, बस कैश डिस्काउंट नहीं करेगा। समझ में आ गया? चलो थर्ड पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट नोट shown in books and journal entry, books and journal entries। लो सर, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में शो नहीं होता। ये भी मैंने एमसीक्यू दिया था, सबका गलत था।
कि कौन सी डिस्काउंट बुक में शो होती है, या इस तरह का कोई क्वेश्चन था कि ट्रेड डिस्काउंट बुक में शो होती है कि नहीं होती। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक में शो नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट होती है। ठीक है, लिखिए आगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, थोड़ा ये पेन आज गड़बड़ में है तो ये बीच में जलेबी बनाएगा तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये मत समझना कि इसमें मेरी राइटिंग की वो है, तो ये सारा बीच बीच में हल्का हल्का होगा। एक क्वेश्चन लिख लो, बस पहले एक क्वेश्चन लिख लो, और जब आप वीडियो बंद देखोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन लिखना है पहले। कई बार रिवीजन करते हैं ना वीडियो से, कई बार कर लेते हैं कभी बच्चे, तो ये क्वेश्चन पहले लिखना है। ठीक है, लिखो जरा क्वेश्चन। गुड्स परचेज फ्रॉम राम। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹20,000। गुड्स खरीदा आपने, 20,000 रुपये का परचेज किया आपने। एंड ही अलाउ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ही अलाउ 10% ट्रेड डिस्काउंट। उसने हमें कितना डिस्काउंट दिया? 10% का। मेक ए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनानी है आपको, तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री बनाने से पहले आपको देखना है कि आपने गुड्स खरीदा या बेचा। खरीदा तो गुड्स आपके पास आया, तो परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ। कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मैंने कहीं पे कैश नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला? गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो यहां पे कैश शो नहीं होगा। उधार की एंट्री है, तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितने रुपए? 20,000। मानते हो 20,000? कितने बच्चे मानते? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में 20,000 वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? कितने परसेंट? 10%। 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000 रुपये। तो 20 में से 2,000 रुपये क्या करने हैं? माइनस। तो वैल्यू कितनी आएगी? 18,000। तो याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में दे रखा हो तो सीधा माइनस कर देना गुड्स की वैल्यू में से, परचेज या सेल। और याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा गुड्स पे दिया मिलेगा आपको, किसी फर्नीचर पे, एसी पे, इन सब पे, एसेट्स पे नहीं मिलेगा। सिर्फ किस पे मिलेगा? गुड्स पे। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में शो नहीं करना, बस माइनस कर देना। इसका बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, मतलब सॉरी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ क्या कर रहा है? माइनस, और आपका काम हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट तो इतना आसान था, लिखना था क्या कुछ? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टिपिकल कैश डिस्काउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही था, जनरल एंट्री तो थी, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का तो एग्जांपल था ये। ठीक है, चलिए जी। कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आपको तब मिलता है जब आप कैश की पेमेंट करते हो। क्या करते हो? वो कभी भी हो सकती है, जब आप गुड्स खरीदोगे तब भी, बाद में भी, किसी भी वक्त। कैश अगर आपको जितना पे करना है, जितना आपको कैश पे करना है, अगर उससे कम करना पड़ गया तो उसको क्या बोलोगे? कैश डिस्काउंट। एग्जाम्पल के लिए, कोई इंसान आपसे 20,000 रुपये मांगता है और वो आपसे दुखी हो गया और आपको कहता है कि भैया 20,000 की जगह मुझे बस 19,000 दे दो आप, और आपका पीछा छोड़ दूंगा मैं। पीछा छोड़ दूंगा वर्ड मैंने इसलिए यूज किया, इसको ढंग से सुन लेना। इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट में पेमेंट करना। क्या बोलना? तो कभी भी आपके क्वेश्चन में आ जाए कि 19,000 रुपये फुल सेटलमेंट में पे कर दिए, 20,000 के फुल सेटलमेंट में, इसका मतलब है कि आज के बाद वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा।
1000 कम देने पड़े आपको, दैट इज योर कैश डिस्काउंट, दैट इज योर कैश डिस्काउंट। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में आपके अगर आपकी ओरिजिनल अमाउंट से कम पेमेंट करनी पड़े आपको, तो उसको क्या बोलोगे, कैश डिस्काउंट। बात समझ में आ गई? चलिए अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसके कुछ थ्योरी लिख लो। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज allow on the time of cash transactions, on the time of cash transaction, कभी भी हो सकती है वो, चाहे गुड्स के टाइम पे हो चाहे वो कभी भी हो, ठीक है। अगले पॉइंट में लिखिए, कैश डिस्काउंट इज अलाउ for the earlier, अर्ली भी लिख सकते हो आप, अर्लियर कैश रिकवरी, अर्लियर कैश रिकवरी। ठीक है, जल्दी कैश रिकवर करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर किसी ने नहीं समझा तो वो जर्नल एंट्री में और पूरी 11th में बड़ा दुखी रहेगा। ये मैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज में इसलिए करवा रहा हूँ, अब आपके सामने बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आने वाला है। अगले 10-15 मिनट सिर्फ सीरियस होना है, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम, अरे भैया क्या है यार, फ्रॉम राम, एक मिनट रुक जाओ भाई, कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की। चलिए ठीक है, लिखिए गुड्स परचेज अब शायद ना करे गड़बड़, गुड्स परचेज, क्वेश्चन आप लिख लो पहले, फ्रॉम राम ₹20,000 इन कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम राम इन कैश ₹20,000, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड 10% एंड कैश डिस्काउंट अलाउड ₹10%, दोनों 10%। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, खुद से आपको कुछ भी नहीं करना, कहीं खुद से कुछ डिसीजन लेने लग जाओ, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, ठीक है। चलो सबसे पहले बताओ आपने गुड्स कितने का परचेज किया, ये आप सबसे पहले लिखोगे। गुड्स परचेज कितने का किया आपने, 20,000। आप अपने क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करो कि ट्रेड डिस्काउंट है क्या, और ट्रेड डिस्काउंट देखते ही आपके मन में आना चाहिए कि गुड्स आपका 20,000 का नहीं है। अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है तो गुड्स 20,000 का नहीं है, उसमें से पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस, ये सबसे पहला काम होगा आपका। तो 20,000 का कितने परसेंट, 10%, तो कितना रुपए, 2,000 रुपये, तो वैल्यू कितनी हुई। अब आपके ये दोनों कोई काम के नहीं है, ना ही ओरिजिनल वैल्यू काम की आपके और ना ही ट्रेड डिस्काउंट काम का। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो गुड्स की सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू आती है। कोई दिक्कत, ये गुड्स की परचेज वैल्यू आई है। अब इसमें से क्या करना है आपको, इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करके देखना है
कि कितना आया, कितने परसेंट है, 10%। किसका 10% करोगे, 20,000 का या 18,000 का? कन्फर्म 18,000 का, क्योंकि 20,000 तो मैंने क्या कर दिया, कट ही कर दिया। 18,000 का 10% कितना, 1800। तो वैल्यू कितनी आई, 16,200। ये आई आपकी पेमेंट वैल्यू, पेमेंट आपने जो की है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, मतलब आंसर ध्यान से देखेंगे तो आपका गुड्स 20,000 का था, ट्रेड डिस्काउंट ने आपके गुड्स की वैल्यू कर दी 18,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया गुड्स तो 18,000 का ही है, गुड्स 18,000 का ही है, बट आप पेमेंट कर दो कितनी, 16,200। 1800 रुपये आपको और छूट दे दी जाएगी। तो अब आप जो जर्नल एंट्री करोगे, उस जर्नल एंट्री को अगर आप जर्नल एंट्री से बात करोगे तो अच्छे समझ में आएगा, अगर आप टपाने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बताओ, गुड्स परचेज किया आपने, किया है, तो परचेज किया तो गुड्स आपके पास आया है, तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अच्छे से समझना, परचेज कितने का किया, गुड्स कितने का है आपके पास, पूरा क्वेश्चन में देखो 20 या 18, कितने बच्चे 20 के पक्ष में हैं, कोई भी नहीं है ना। 18 के पक्ष में कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो गुड्स कितने का परचेज किया आपने, 18,000। बदले में आपने कैश पे किया या उधार है, कैश पे किया है, तो आपने टू कैश अकाउंट, कैश कितना पे किया अपने वर्किंग नोट में देखो जरा, 16,200। बाकी आपको क्या मिली, कैश डिस्काउंट। तो जल्दी से बताओ, 18,000 का माल आपने 16,200 में खरीद लिया, तो आपके लिए फायदा है कि लॉस है, फायदा है। और एज पर नॉमिनल अकाउंट फायदा हमेशा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, प्रॉफिट, इनकम क्रेडिट होती है, क्या होती है, इनकम क्रेडिट। तो यहां पे कैश डिस्काउंट होगा क्रेडिट, कितने रुपए, 1800 रुपए। तो दो चीजें क्रेडिट हुई यहां पे, और उन दोनों का अपना अपना एक लॉजिक है। परचेज आपने किया 18,000 का, बदले में कैश पे किया 16,200, और कैश डिस्काउंट हुआ 1800। अच्छे से देख लो फिर कर लेना। चलिए जी, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा, सीरियस हो जाइएगा। क्वेश्चन लिखिए जरा, इस क्वेश्चन को पूरे नोट्स की फॉर्म में लिखिएगा और ये आपके बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। लिखिए जरा, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, क्वेश्चन लिखना ही है, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन रुपीज 50,000, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड 20%। सर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल है, 20%, एंड पेड टू हिम 50% ऑफ टोटल अमाउंट। 50% ऑफ अमाउंट भी लिख सकते हो आप, कुछ भी, या 50% भी लिख सकते हो सिर्फ। रिमेनिंग 50% इज क्रेडिट, रिमेनिंग 50% इज क्रेडिट, एंड ही अलाउ 10% कैश डिस्काउंट, ही अलाउ 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है। कितने बच्चों को क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ कुछ समझ में आ गई, कुछ कुछ समझ में आ गई। जिन बच्चों को नहीं आई मैं उनके लिए थोड़ा बता देता हूं। आपने कुछ गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपए के, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, अब आपने पूरी पेमेंट आज ही नहीं की, आपने सिर्फ अधूरी पेमेंट किया, और आधी पेमेंट आपकी अभी क्या है, उधार पे है, और उसने बंदे को कैश डिस्काउंट दिया। सबसे पहले आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले गुड्स की वैल्यू कितनी है आपकी, 50,000। सबसे पहले आप गुड्स की ओरिजिनल वैल्यू, मतलब आपकी डिस्काउंट के बाद ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 50,000 में से 20,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना ही पड़ेगा, जो हर बार आपको करना ही होता है। अब वैल्यू कितनी बची, 40,000। अब आपको क्वेश्चन ने जो लैंग्वेज दी है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसका 50% आपने अभी पे कर दिया, और 50% क्या है, उधार है कि नहीं है।
40,000 का 50% होता है 20,000 रुपये, और रिमेनिंग 20,000 क्या है? उधार। मैं बड़ा हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। उधार और ये कैश, उधार को हम बोलते हैं क्रेडिट पे। अब जो कैश डिस्काउंट मिला आपको 10%, ये टोटल 40 का नहीं मिलेगा, 20 का मिलेगा। पहली कन्फ्यूजन यहां पे होती है बच्चों को, ठीक है। तो 20,000 का 10%, और बच्चे ये कैलकुलेट जब आप खुद से करोगे तो काफी मुश्किल आएगी, क्योंकि ये जो आसान दिखाई दे रहा है आपको, तो थोड़ा सा लॉजिकल समझ लेना। 20,000 का 10% कितना? 2,000, और कितना बचा? 18,000 पेमेंट। ये तो हो गया इसका ट्रीटमेंट। नहीं, 18,000 पे कर दिया, 2,000 डिस्काउंट मिलने के बाद 18,000 पे कर दिया। अब इसकी जर्नल एंट्री, ये तो समझ में आ गया। जर्नल एंट्री बहुत आसान होती है अगर आप एक बार लॉजिकली समझ लो तो, ठीक है। तो पहले मैं जर्नल एंट्री करता हूं, फिर आप क्वेश्चन के साथ देख लेना। सबसे पहले आपको देखना है कि गुड्स परचेज कितना किया। गुड्स परचेज कितने के आपके सामने? 40,000। कितने बच्चे 50 के पक्ष में है? कोई है क्या? अभी भी 50 के पक्ष में तो कोई नहीं है ना। 40,000 के आपने गुड्स परचेज किए। ये बताओ जल्दी से, बंदे को कैश पे कितना किया आपने? 18,000। नहीं, 18,000। उसने हमें कैश डिस्काउंट कितना दिया? 2,000। और क्या हुआ कि कुछ गुड्स आपने उधार में भी खरीदे। जब उधार खरीदते हैं तो उसको हम नाम से करते हैं। उधार कितने खरीदे? 20,000। बस ये एक नया नाम आया। 3 चीजें आपकी क्रेडिट हुई है, यहां पे 3 नाम क्रेडिट हुए, 3 अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, और तीनों के अपने अपने लॉजिक हैं। किसी बच्चे को दोबारा पूछना है क्या? पूछना है? हाँ बताओ। 40,000 का सामान खरीदा, कैश पे किया 18,000, 2,000 पे कैश डिस्काउंट, और बाकी बचे हुए 20,000 जो उधार में खरीदे थे। उधार के टाइम पे बंदे का नाम लिखते ही हम एक ही एंट्री में। ऐसी एंट्री को बोलते हैं हम कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। जी, सारी कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी, लेकिन जर्नल एंट्री के बीच में नहीं, उस फॉर्मेट में नहीं करना, वर्किंग नोट में, ठीक है। ये इस चैप्टर का या इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन था। सर सेल के टाइम पे क्या होगा? सेल के टाइम बहुत आसान होता है, बस अकेली सेल क्रेडिट हो जाएगी, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों डेबिट हो जाएंगे। कैश डेबिट होता है क्योंकि कैश आएगा, कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और उधार हुआ था उस बंदे का नाम भी डेबिट होगा। सेल के टाइम पे इसकी अपोजिट एंट्री हो जाती है, क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट होता है और ये सारी चीज़ें डेबिट होती हैं। तो सेल्स के टाइम पे दूसरी एंट्री होगी। एक क्वेश्चन करते हैं हम, फिर हम समझते हैं। तो 11th की बुक एक बार दिखाना ज़रा। शायद कुछ मैच होगा एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपके पेज पे 8.52 के आसपास है। जनरल एंट्री ऑफ MSRK एंड कंपनी 8.52 या 53 के आसपास होगा, या 51 होगा, ऐसा ही कुछ होगा। मिस MSRK एंड कंपनी, MSRK एंड कंपनी अनसोल्ड में मिला। कोई बात नहीं, मैं ढूंढूंगा, टेंशन मत लीजिए। आपके पेज पे है 8.64 पेज पे, आपके क्वेश्चन में है, आपकी बुक में, ठीक है। कई बार अगर मैं 8.52 बोल दूं या कोई पेज नंबर बोल दूं तो उसके आगे पीछे भी देख लिया करो, ठीक है। पुरानी और नई बुक का थोड़ा कंपेयर हो जाए, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर कीजिए आप लोग। पहले आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, फिर आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, मतलब केस नंबर 2, और फिर आप कीजिए केस नंबर 8, और फिर आप कीजिए, बस अभी तो यही कीजिए आप जी, और आपका ये केस पूरा समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है ये समझ में, ये करके आपको समझ में आ सकता है। चलिए, वीडियो तो शायद इतनी काफ़ी है। नहीं हाँ, ले बुक, ठीक है, कर लो, स्टार्ट करो।